So very good afternoon, everyone. Hope all of you are being fine and doing well. Okay, guys, meeting after a week. Good afternoon, Uncle, and good afternoon, everyone. Right, okay, everyone. Yeah, so we were talking about the ecology. Right, अब वो already 1 week का lag आ चुका है. Right, तो start करते हैं अब topic के साथ. हाँ जी, सबसे पहले आपके कोई doubts? Any specific doubt till this point? कोई भी doubt यहाँ तक किसी भी point पे? You can have it first. Yeah. Okay, Anshika. Third and fourth point. For this parasite adaptation, right? Third, loss of the unnecessary sense organ. बच्चा sense organ उसको नहीं चाहिए क्योंकि host पे dependency पूरी तरीके से show कर रहा है. And if it's going to be dependent on the host completely, तो उसको host पे dependency show करने की वजह से उसको कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि प्रॉपर उसको बाहर के environment को sense करना है या किसी भी environment को regulation में लाना है अपनी body को. Right? तो it is living in the host, so host के accordingly survive कर जाएगा. तो उसको unnecessary sense organ की जरूरत नहीं है. Right? Digestive capacity क्योंकि it is feeding on the food already digested by the host. It is feeding on the absorbed food. तो डाइजेस्टिव कैपेसिटी की भी प्रॉपर कोई जरूरत नहीं है. राइट, एंड उसी के साथ साथ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल. यस, लाइफ साइकिल थोड़ी हमें कॉम्प्लेक्स देनी पड़ेगी ताकि वो कम से कम एक से ज्यादा होस्ट पे अपनी डिपेंडेंसी को शो कर सके. राइट, क्योंकि अगर डिपेंडेंसी को एक से ज्यादा पे शो करेगा तो बहुत अच्छे से वर्क कर पाएगा. राइट, और सर्वाइव भी ज्यादा टाइम के लिए कर पाएगा. उसको होस्ट इजीली डैमेज भी नहीं कर पाएगा. राइट, सो ऑन दैट बेसिस इसकी बेसिकली लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी, वहां पर एनहांस हो जाएगी. लाइफ पीरियड जो होगा वो एनहांस हो जाएगा. राइट, ऑन दैट रिगार्ड वी विल से फॉर इट. ठीक है. राइट, इंटरफेरेंस कंपटीशन. यस बेटा अंशिका, थर्ड पॉइंट वंस अगेन, थर्ड पॉइंट था हमने, देयर इज लॉस ऑफ द अननेसेसरी सेंस ऑर्गन. राइट, इट डोंट नीड बिकॉज ये होस्ट की बॉडी में रह रहा है तो उसकी बॉडी में इसको सर्वाइव करना है. तो वहीं पर ये सब कुछ होस्ट जैसे से सेंस कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये सेंस कर रहा है. तो इट डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा. इसको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए कि ठीक है मुझे ये सब करने के लिए मुझे इतना सब कुछ चाहिए. तो इट डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा ओवर देयर. राइट, दैट्स व्हाई उसको अननेसेसरी सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं है. तो उसका लॉस भी कर सकते हैं. राइट, मेन उसको हुक्स एंड सैकर्स वगैरह की जरूरत है. ठीक है. इंटरफेरेंस कंपटीशन का मतलब होता है इंटरफेयर करना. राइट, दैट इज लेट्स सपोज टू पीपल आर कंपीटिंग फॉर द सेम थिंग. राइट, लेकिन एक पर्सन की कंपैरेटिव स्पिरिट दूसरे की प्रेजेंस में कम हो जाती है. राइट, मतलब एक पर्सन की प्रेजेंस होने की वजह से दूसरे पर्सन का आउटकम कम हो जाता है. दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस कंपटीशन. कि अगर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ प्रेजेंट है, दोनों एक ही चीज के लिए compete करें, तो एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, बहुत अच्छे से वर्क तो कर पाएगा लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म उसके प्रेजेंस में अपनी एफिनिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा. राइट, दैट इज बेसिकली बीइंग डिफाइंड एज दिस प्रोसेस. राइट, ठीक है अंकुर. इंटरफेरेंस कंपटीशन एग्जांपल, इफ वी विल से एग्जांपल अगर हम रियल लाइफ में लेके चले बेटा, लाइक इफ आई विल से ओके ओके फाइन, ठीक है. अगर हम कहते हैं चलो हमने अमेंसिलिज्म पढ़ा था, अमेंसिलिज्म में हमने अब अमेंसिलिज्म का इंटरेक्शन देखना है इसमें कैसे काम करेगा इंटरफेरेंस कंपटीशन के अंदर. राइट, वी विल से टू ऑर्गेनिजम्स आर कंपीटिंग. लेट्स सपोज एक ही एरिया में आपने एप्पल के भी और उसी के साथ साथ ब्लैक वॉलनट के भी लगाए, लेकिन ब्लैक वॉलनट की प्रेजेंस में एप्पल की एफिशिएंसी उस पूरे फार्म एरिया में ग्रो करने की कम हो गई. दैट इज इंटरफेरेंस कंपटीशन. इफ दे आर शेयरिंग द सेम फील्ड देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस. अभी ठीक है, क्लियर हुआ. राइट, सो दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस कंपटीशन. मींस अब आपने कहा यहाँ पर कि जो विजिटिंग फ्लेमिंगो था, राइट, और उसके बीच में और नेक्स्ट वन के बीच में जो आपका यहाँ पर स्मॉल फिशेस के बीच में हो रहा था, राइट, वो इंटरेक्शन ठीक है, वो अलग है हमारे पास, ठीक है, वो डिस्टेंटली अनरिलेटेड है, लेकिन उनके बीच में एक इंटरेक्शन देखा जाए तो वो भी उसकी इंटरफेयर होने की वजह से स्मॉल फिशेस की फीडिंग एफिशिएंसी कम हो गई. ऑन दैट बेसिस इट विल सो से फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. ठीक है. राइट, मॉस्किटो इज नॉट अ पैरासाइट. Mosquito is not considered as a parasite बच्चे because mosquito is feeding on the blood. First of all, female mosquito, male mosquito तो feed करता नहीं blood में. Female mosquito is feeding on the blood. Blood के ऊपर अगर feed करेगा, right, तो वहां से वो सारा का सारा nourishment को intake कर रहा है. Right, it is just using it for nourishment for a food. Right, लेकिन वहीं पर वो pathogenic interaction cause करेगा ये हर बार गारंटी नहीं है जब तक वो वेक्टर नहीं है. और वो एक्चुअली पैरासिटिक नहीं, वो एक्चुअली ह्यूमन पे अटैक नहीं कर रहा, ह्यूमन को हार्म नहीं कर रहा. राइट, वो तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम ने एज अ हाउस बना रखा है जिसकी वजह से हार्म हो रहा है. आप समझ आया पॉइंट. राइट, तब हम उसे कहेंगे. तो प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट. दैट्स व्हाई मॉस्किटो इज सेड टू बी अ वेक्टर फॉर इट. मॉस्किटो वेक्टर है उसका. राइट, समझ आया यहाँ तक का पॉइंट. राइट, अच्छा, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट. फील्ड एक्सपेरिमेंट बार्नेकल वाला एग्जांपल है ना. राइट, बार्नेकल कैथामेलस वाला एग्जांपल, दैट्स अ कॉर्नेकल फील्ड एक्सपेरिमेंट. दैट इज अ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसको हम यहाँ पर डील करते हैं. फाइन. राइट, यस. नेक्स्ट वन, एनी अदर थिंग. ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन हो गया अच्छे से.
एवरीवन कंप्लीटेड? राइट, द होल चैप्टर जो स्ट्रेटजीज माइक्रोब हम डिस्कस कर चुके थे. माइक्रोब के डाउट हो गए थे, अभी आपके बैच में रह गए? Okay, do you believe that ideal parasites should not be able to thrive within the host without harming it? Then why don't natural selection lead to evolution of such totally harmless parasite? हाँ जी, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन दे रखा है. राइट, ये एनसीईआरटी की लाइन में ना एक क्वेश्चन गिवन है, देखो इसकी लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना. इस क्वेश्चन में दिया है कि अगर आप एक आइडियल पैरासाइट को देखो, राइट, तो हम कहते हैं कि आपको क्या ऐसा लगता है कि एक आइडियल पैरासाइट जो है वो थ्राइव करेगा होस्ट में विदाउट हार्मिंग इट, उसको हार्म नहीं करेगा, फिर भी उसकी बॉडी में रह रहा है. अगर ठीक है उसको हार्म नहीं कर रहा उसकी बॉडी में, तो रह क्यों रहा है? क्यों? इवोल्यूशन की वजह से, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से उस हार्मलेस पैरासाइट का इवोल्यूशन नहीं होता. व्हाई दैट हार्मलेस पैरासाइट इज नॉट गोइंग? बिकॉज वो हार्मलेस पैरासाइट जो उसकी बॉडी में रह रहे हैं, इट इज नॉट लिविंग इन द पैरासिटिज्म, एक्चुअली इट इज लिविंग सम अदर इंटरेक्शन. मैं एग्जांपल देती हूँ इसका. इकोलाई हमारे गट में रहता है, एवरीवन अवेयर अबाउट दैट ना? राइट, इकोलाई जब हमारे गट में रहता है तो हमारे गट में इकोलाई क्या करता है? डाइजेस्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, विटामिन B12 की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को, राइट, आयरन के एब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ाता है. ये हम कहते हैं उसके बेली हमारे पास एफर्ट्स होते हैं जो इकोलाई कर रहे हैं. अब वहीं पर देखा जाए तो एक तरीके से, इसीलिए इस एग्जाम्पल को ना मैं कहीं चैप्टर में पढ़ाती ही नहीं, क्योंकि इकोलाई विद द ह्यूमन इज सेड टू बी पैरासिटिज्म आल्सो, क्योंकि वो हमारे फूड पे फीड करता है. लेकिन अदरवाइज इट कैन सेज टू बी कमेंसलिज्म आल्सो. राइट, कमेंसलिज्म क्यों? क्योंकि कमेंसलिज्म भी कह सकते हैं, म्यूचुअलिज्म भी कह सकते हैं. तो तीन इसके इंटरेक्शंस रेफर किए जाते हैं. तीन इंटरेक्शंस कैसे? जब मैंने कहा यहाँ पर ये एक्चुअली उसके फूड पे फीड कर रहा है, राइट, तो ऑन वन सेंस इट इज टेकन टू बी पैरासिटिज्म, जो होना नहीं चाहिए, जिसको पहले लिया जाता था. फिर उसके बाद हमने कहा यहाँ पर नेक्स्ट वन इट इज कॉल्ड कमेंसलिज्म, जहां पर हम एक को बेनिफिट करते हैं, एक को कहते हैं हम कोई बेनिफिट नहीं हो रहा. राइट, इन द केस इट इज गेटिंग बेनिफिटेड टू द ह्यूमन कि उसको विटामिन B12 वगैरह सबका एफिशिएंसी बढ़ रहा है, लेकिन इकोलाई पे बेनिफिट नहीं हो रहा. फिर हमें पता चला नहीं, इकोलाई पे ही बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि इकोलाई भी अपने नंबर को बढ़ा रहा है. राइट, तो ऑन दैट रिगार्ड वी विल से इट इज गोइंग टू बी म्यूचुअलिज्म आल्सो. तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि जो पैरासाइट ऐसे भी विदाउट कॉजिंग एनी हार्म भी बॉडी में रह रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इंटरेक्शन उस होस्ट के साथ, उस ऑर्गेनिज्म के साथ बेनिफिशियल वे में. राइट, सो ऑन दैट अकाउंट वी कैन से कि वहां पर इवोल्यूशन की वजह से वो इवॉल्व नहीं करता जनरली, क्योंकि वो उसके अंदर कोई ना कोई और पॉसिबल इंटरेक्शन में जो नहीं होंगे वो इवॉल्व कर जाएंगे. समझ आया पॉइंट अंकुर? क्लियर? राइट, तो बस क्वेश्चन आपको यही समझाना चाह रहा है इसके अंदर कि हम यहाँ पर कैसे डिफाइन करते हैं. क्लियर? नाउ एनी अदर थिंग? बच्चे ये स्टेटमेंट में देखो ना, इसमें लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं? देन व्हाई डिडंट नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं. अब अगर पैरासाइट हार्म ही नहीं कर रहा होस्ट को, तो कैसे सर्वाइव फिटेस्ट हुआ? इट्स नॉट द फिटेस्ट वन ना, मींस होस्ट उसको डैमेज कर सकता है. तो होस्ट भी क्यों उसको डैमेज नहीं करता, और वो इवॉल्व क्यों नहीं होता इस तरीके से कि वो पैरासिटिक बन जाए? व्हाई नॉट दिस हैपन? राइट, तो ये दोनों चीजें क्यों नहीं चल रही? क्योंकि होस्ट को भी कहीं ना कहीं उससे कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है. तो होस्ट इज ऑल्सो नॉट गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ इट, और वो भी होस्ट से बाहर नहीं निकल रहा क्योंकि उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है. राइट, आप समझ आया ना पॉइंट? राइट, कंप्लीटेड यहाँ तक इंटरेक्शन? फाइन, यस. नेक्स्ट वन, species whose distributed in geographical area because of the presence of comparatively superior is found to expand it dramatically. हाँ, वो distribution range increases. देखो अब मैंने यहाँ पर कहा, अच्छा मैं सिंपल सा एग्जांपल चलो इसको देती हूँ. राइट, लेट्स सपोज देयर आर बीइंग द टू ऑर्गेनिजम्स हु आर लिविंग इन द सेम एरिया. एक ही एरिया में रह रहे हैं वो दो ऑर्गेनिजम्स. अब अगर वो दो ऑर्गेनिजम्स एक एरिया में रह रहे हैं, अब दोनों के दोनों एक ही टाइप ऑफ फूड पे फीड करते हैं, ठीक है, लेकिन एक की प्रेजेंस की वजह से दूसरा अच्छे से खाना नहीं खा पाता. जैसे घर पे भी होता है. राइट, अगर कोई बड़ा भाई बहन है जिससे आप डरते हो, या कोई बड़ा ऐसा कोई एल्डर है जिससे आप डरते हो, वो कभी भी घर पे आ जाए तो उनके सामने आप क्या करते हो? बहुत कम कम खाना खाना है. राइट, ऐसी बात नहीं करनी, बिकॉज बीइंग अफ्रेड ऑफ दैट ना. राइट, तो आप अपने आप को अच्छे से एक्सपैंड नहीं कर पाते, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनके टर्म्स में. राइट, जो एक्चुअली आपको नॉर्मली आप करते हो उस तरीके से आप नहीं कर पाते. देन यू रियलाइज दैट कि क्या हो गया, आप उनके सामने यू बिकम इन्फीरियर वन, आप इन्फीरियर बन चुके हो. लेकिन अगर उसको हटा दिया जाए, अगर वो बंदा घर से चला जाए, ठीक है, उसके बाद घर पे राज आपका ही होता है. ठीक है, फिर होता है कि नहीं यार हम ही हैं, हमें ही बात करनी है. राइट, वी आर द वन हु आर बीइंग द एम्परर नाउ ऑफ द हाउस. राइट, तो वो जो फीलिंग आती है वो क्या, कि आपका वो बढ़ गया. राइट, योर पोटेंशियल इंक्रीजेस नाउ. सेम उस तरीके से हमने कहा कि जिसका पहले डिस्ट्रीब्यूशन एक ज्योग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि आसपास वो एरिया में उसका वो ऑर्गेनिज्म था जो उससे ज्यादा कॉम्पिटिटिव था, तो उससे डर के बैठा था. राइट, क्योंकि अपनी एफिशिएंसी को प्रॉपर्ली शो नहीं कर रहा था. राइट, तो उस टाइम पे अगर आपने उस आसपास वाले ऑर्गेनिज्म को हटा दिया, तो बचा वो मेन वाला आपका एक्सपैंड करके, वो मेन वाला आपका ग्रो करना शुरू कर गया.
अभी समझ आ गया पॉइंट अंकुर? ठीक है बेटा, दैट्स व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेस, राइट? कंप्लीटेड यहाँ तक टास्क, गुड, राइट? एनी अदर थिंग बच्चे इसके अलावा? और किसी को भी कोई भी डाउट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड? बिकॉज आज मैं इकोसिस्टम स्टार्ट कर रही हूँ आपका चैप्टर, राइट? तो वो सबको क्लियर होना चाहिए। वेरी सिंपल चैप्टर इट इज, डन, गुड, राइट? बहुत सिंपल चैप्टर है इकोसिस्टम, राइट? ऑल डन, गुड, राइट? एक्चुअली अभी वो 1-to-1 इंटरेक्शन चल रही है, तो आई एम हैविंग द इंटरेक्शन, क्योंकि अभी सुबह भी मेरी क्लास होती है, फिर शाम में 3 से 7 भी क्लास होती है, तो मैंने आपको कहा तो था, राइट, कि हम क्लास करेंगे, बट उसी वजह से रह गया, बट कोई बात नहीं, राइट? लेट्स सी आपका सैटरडे संडे में कब क्लास लगती है, as I get the time accordingly I'm going to have it. Just give me a sec guys, एक सेकंड, सबका MR6 खुल जाए इसमें, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। एज आई वाज सेइंग कि आपको माइक्रोब के शायद मैंने डिस्कस नहीं किए थे, या कर लिए थे, मुझे याद नहीं है। माइक्रोब के शायद नहीं किए थे मैंने आपसे डिस्कस, MW में कर लिए हैं, आपसे शायद नहीं हुए मेरे साथ डिस्कस माइक्रोब्स के, राइट? तो मैं थोड़ा सा इकोसिस्टम बढ़ा दूं आगे, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी आपका डिस्कशन ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से। हाँ, ये थोड़ा बहुत तो इसमें मैंने एक बैच में कराया था, तो आप ही के पेज पे लिख दिया था, चलो कोई नहीं, राइट? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे मैं इसी में लिखूंगी। नाउ इकोसिस्टम गाइस, द चैप्टर इज एक्चुअली बीइंग अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, राइट? बहुत सिंपल चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? जो हम क्लास में करते चल जाएंगे वो साथ साथ गो थ्रू भी करना है घर जाके, राइट? घर जाके इन सेंस इसके बाद ही, ताकि वो अच्छे से क्लियर कर लो, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है आप सबको? इज स्क्रीन विजिबल टू यू? ये मेरे सिस्टम पे है, अभी फाइन फाइन फाइन। एक सेकेंड बेटा। नाउ मूविंग टू दिस वन। अब इकोसिस्टम में जब हमने स्टार्ट किया बच्चे, हमने कहा इकोसिस्टम इज एक्चुअली व्हाट, इट्स अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। देखो, हमने इंडिविजुअल के बारे में पढ़ लिया, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया, ऑर्गेनिज्म का एक साथ हमने इंटरेक्शन देखा एज अ पॉपुलेशन, फिर हमने पॉपुलेशन का असेंबलेज देखा, राइट, विच इज बीइंग डिफाइंड एज अ कम्युनिटी। अब हमने कहा डिफरेंट कम्युनिटी जब एक साथ रहती हैं, देन वी डिफाइन दैट एज एन इकोसिस्टम, एंड वी डिफाइन इकोसिस्टम इज बीइंग द वन जो एक्चुअली एक हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, which is being defined as, और उस स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट को हम एज सच जो स्टडी करते हैं, राइट, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी डिमार्केट कर रहे हैं, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन भी है, राइट, उसके बेसिस पे हम ये ओवरऑल डिफाइन करते हैं। अब हमने कहा इकोसिस्टम में आता क्या क्या? इकोसिस्टम कंप्राइज ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज देयर इन द कम्युनिटी, व्हिच इज देयर इन द पॉपुलेशन, दैट इज ऑल द एबायोटिक फैक्टर एंड ऑल द बायोटिक फैक्टर्स, राइट? अब ये क्या होते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, एक now all the abiotic factors and all the biotic factors we are going to consider when. अब abiotic factors का क्या meaning है बच्चे? Abiotic factors simply meaning, right, that it is going to be the one which is defined as, जो हमारे पास define करेगा, right, आपका environmental factors, all the environmental related factors, जहाँ पर हम define कर देते हैं as a temperature. We will take another factor if we will take about as the water, light, edaphic factors, जो soil था हमारे पास, ये सब factors हमने consider किए, right, जिसको हमने include किया as the abiotic factors कर the environmental factor. अब इन्हीं environmental factor के साथ interact करता हुआ हमारे पास biota. Biota को बच्चे मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर होते हैं जो खाना बनाएंगे, producers the one which are actually anyone. को मैं ट्रांसड्यूसर क्यों कहूंगी? आर दे कन्वर्टिंग और ट्रांसड्यूसिंग सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी? सबसे पहले एनर्जी को यूज करके उसे केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हमारे प्रोड्यूसर्स, फाइन, तो उसके को नाम दिया रिगार्डेड एज द एनर्जी
मैंने नाम दे दिया, दे आर रिगार्डेड एज ट्रांसड्यूसर, जो एनर्जी को कन्वर्ट देंगे इनटू द वो केमिकल एनर्जी के सिस्टम में फ्लो करती है, एंड वंस इट विल फ्लो इनटू द सिस्टम, तो सबसे पहले वो केमिकल एनर्जी को डिराइव करने वाले प्रोड्यूसर से कौन होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, राइट? सो द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हु विल डिराइव दैट एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर इज बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी डिराइव करने वाले कौन? सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर से डिराइव करने वाले कौन हमारे पास? टॉप कंज्यूमर। तो इस ऑर्डर में, इस लीनिएज में हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, राइट? तो वी विल से हमारे पास प्रोड्यूसर्स आ गए, कंज्यूमर्स आ गए, देन उसके साथ साथ कंज्यूमर की भी कैटेगरीज आ गई, राइट? अब हमने कहा यहाँ पर, एक सेकेंड, या तो अब हमने कहा यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप इज डीकम्पोजर। अब डीकम्पोजर क्या होते हैं हमारे पास, राइट? तो डीकम्पोजर्स आर बीइंग द वन, राइट, जो हमारे पास फॉलो अप किसको करते हैं, राइट, फ्रॉम द वन जो रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब जितना भी हमारे पास वेस्ट प्रेजेंट है, जितना भी डेट्राइटस प्रेजेंट है, राइट, तो ऑल द डेट्राइटस व्हिच इज बीइंग प्रेजेंट, वो सारे डेट्राइटस को कन्वर्ट करेंगे, राइट, आपका किसके अंदर? कन्वर्टेड इनटू द इनऑर्गेनिक फॉर्म, दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स, उन्हें हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। नो अंशिका, एवरी ग्रुप इज नॉट ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर वो होता है व्हिच कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, जो एक से दूसरी फॉर्म में करेंगे। अब आगे जो प्रोड्यूसर ने केमिकल एनर्जी बना दी है, वो केमिकल एनर्जी, हम तो एटीपी लेते हैं ना, थोड़ी सोलर एनर्जी को लेते हैं, राइट? वी आर नॉट टेकिंग द सोलर एनर्जी ना, राइट, वी आर जस्ट टेकिंग द केमिकल एनर्जी। तो हमने कहा यहाँ पर अगर हम केमिकल एनर्जी पे फीड कर रहे हैं, तो हमें केमिकल एनर्जी कहाँ से मिल रही है? प्लांट्स से बेसिकली उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, जो आगे पास ऑन होगा हमारे पास, ठीक है ना, राइट? तो ट्रांसड्यूसर का मतलब एनर्जी कन्वर्टर। अब हमने कहा डीकम्पोजर्स कौन होंगे बच्चों? दे आर कॉल्ड रिड्यूसर्स। व्हाई वी नेम डीकम्पोजर एज रिड्यूसर्स? हमने डीकम्पोजर को रिड्यूसर क्यों कहा है? बिकॉज डीकम्पोजर हमारे पास वो ग्रुप है जो डीकम्पोजिशन करेगा और मिनरल्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस करेगा, राइट? तो एज एन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फॉर्म वो प्रोड्यूस करेगा। तो कैन आई से सॉइल को न्यूट्रिएंट में एनरिच करने का काम कौन करेगा गाइस? Who will enrich the soil in nutrients? कौन enrich कर रहे हैं? Who will enrich soil in inorganic nutrients? Decomposers. Decomposers, very good. Decomposers will do it as a reducer, right? लेकिन उसी के साथ साथ हमारे पास, right, बिल्कुल, and who is being studied as, किसको हम कहेंगे? They are energy converters. Producers are being the one which are energy converter or transducers, जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड की इंडस्ट्री एनिमल। अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से, व्हाई वी रिगार्ड प्रोड्यूसर एज अ की इंडस्ट्री एनिमल? अगर मैं एक सिंपल सी, सॉरी, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर कह रही हूँ, प्राइमरी कंज्यूमर आर कॉल्ड की इंडस्ट्री एनिमल। क्यों हम कहते हैं? लेट अस सपोज प्रोड्यूसर ने सोलर एनर्जी को लेके केमिकल एनर्जी बना दिया। अगर प्रोड्यूसर ने सोलर एनर्जी को लेके केमिकल एनर्जी की फॉर्मेशन कर दी, तो उस टाइम पे अगर देखा जाए, तो क्या प्राइमरी कंज्यूमर वो पहले एनिमल्स हुए जिन्होंने फर्स्ट टाइम एनर्जी को रिसीव किया और उस एनर्जी को डिराइव करके, उस एनर्जी को रिसीव करके आगे फर्दर एनिमल्स में ट्रांसफर करने का काम करेंगे? एम आई राइट? कैन आई रिगार्ड देम एज अ की इंडस्ट्री एनिमल, जो पूरी एनिमल इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं एक तरीके से, who are just running the complete animal industry, जो पूरी एनिमल इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट वी जस्ट रिगार्ड कि प्राइमरी कंज्यूमर हमारे पास क्या, दे आर कॉल्ड की इंडस्ट्री एनिमल, बिकॉज दे फर्स्टली फीड ऑन द प्रोड्यूसर। सबसे पहले प्रोड्यूसर पे फीड करेंगे, उनसे एनर्जी को डिराइव करेंगे, फिर उसके बाद रिलेटेड एनिमल्स उनसे एनर्जी को डिराइव करेंगे आफ्टर फीडिंग ऑन देम। Everyone got this thing, right? That's why they are called, means animal industry को चलाने के लिए जो चाबी है वो हमें कहाँ से मिलेगी? From the primary consumer. Completed. तो हमने तीन ग्रुप में बायोटिक फैक्टर को स्टडी किया। बहुत ध्यान से मीनिंग समझते जाना सबका। अब मैंने कहा लेट अस सपोज मुझे एक इकोसिस्टम को डिजाइन करना है, राइट? अब इन सभी को बायोटिक फैक्टर्स को यूज करके वी आर गोइंग टू डिजाइन विद द राइट इकोसिस्टम। हम इकोसिस्टम को डिजाइन करेंगे। अगर मैं इकोसिस्टम को डिजाइन करती हूँ तो ये मेरे पास एक बाउंड्री नेटवर्क हो गया। इस इकोसिस्टम के अंदर, राइट, जितना भी, राइट, फर्स्ट थिंग गाइस, जितना भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ऑल द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फाउंड इन एन एरिया, उस एरिया में जितना भी टोटल सम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का मिलेगा, इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्वालिटी।
क्या नाम देते हैं हम उसको? स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्वालिटी, राइट? तो ऑल द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट which is found in an area, जो उस एरिया में मिल रहा है, राइट, इट इज बीइंग डिफाइंड एज स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्वालिटी, जिसे हमने नाम दिया, राइट? जितना इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, उन्हीं सभी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को यूज सबसे पहले कौन करेंगे? हमारे पास प्रोड्यूसर्स। तो दैट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अलोंग विद सनलाइट, अलोंग विद वाटर, इट यूटिलाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ने सबसे पहले उसको यूज किया, प्रोड्यूसर ने यूज किया, दैट इज प्लांट्स ने यूज किया, और प्लांट्स ने इसको यूज करके क्या बना दिया बेटा? ग्लूकोज, ठीक है? प्लांट हैज यूज्ड दिस एंड फॉर्म द ग्लूकोज। जो ये ग्लूकोज बना, the process by which this glucose form, can I say the process called productivity? आपने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया है, राइट? तो हमने कहा if glucose is produced by the producer then it is called as the first function of the ecosystem called productivity. अब मैंने कहा जो आपका ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज से आपका मूव ऑन कर गया टू द प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि कुछ अमाउंट, जितना अमाउंट बना, मैं ये नहीं कहूंगी सारा जाएगा, उसे कुछ अमाउंट आपका प्राइमरी कंज्यूमर ले लेगा फीड करके। जब प्राइमरी कंज्यूमर ने लिया तो दैट इज अ ट्रॉफिक लेवल सेकंड। तो पहला ट्रॉफिक लेवल याद है ना, 9th-10th में पढ़ते हैं अरेंजमेंट ऑर्गेनिजम्स की, राइट? तो हमने कहा जो आपके प्रोड्यूसर पे जितने ऑर्गेनिजम्स है उसको मैंने अरेंज कर दिया एट अ ट्रॉफिक लेवल T1। फिर मेरे पास जितने प्राइमरी कंज्यूमर, जितने मेंबर्स आए जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करेंगे, उसे मैंने अरेंज कर दिया एट अ ट्रॉफिक लेवल T2, जो लेबल किया प्राइमरी कंज्यूमर। एंड देन जितने मेंबर प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करेंगे उसे मैंने नाम दे दिया सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसको मैंने लेबल कर दिया इन T3। एंड फिर जितने मेंबर्स सेकेंडरी कंज्यूमर पे फीड करेंगे उनको मैंने लेबल कर दिया एज टॉप कंज्यूमर, प्लेस इन द ट्रॉफिक लेवल T4। तो मेरे पास ये 4 ट्रॉफिक लेवल हो गए। इन 4 ट्रॉफिक लेवल को मैंने अरेंज कर दिया। अब इन 4 ट्रॉफिक लेवल में अगर मैं यहाँ पर ये we will define about it कि हमारे पास, तो अगर हम देखें इसमें कि एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, एनर्जी फ्लो इज वर्किंग, कि हमारे पास एनर्जी फ्लो का मतलब प्रोड्यूसर ने जब ग्लूकोज आपका प्राइमरी कंज्यूमर को दिया तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास गई, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी गई, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से टॉप कंज्यूमर। इज इट गोइंग टू बी एनर्जी फ्लो गाइस? एनर्जी फ्लो भी हो गया मेरे पास। तो अब हमने कहा यहाँ पर कि इट इज बीइंग द कंडीशन जहां हमने एनर्जी फ्लो भी करा दिया, जहां हमने प्रोडक्टिविटी भी करा दी। नाउ वी विल से, अब मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, लेट अस सपोज ये टॉप कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर, ये सब डेड हो गए। लेट्स टेक अ कंडीशन दैट दे ऑल बिकम डेड इन नेचर। अगर ये सब के सब डेड हो चुके हैं तो डू दे बिकम डेट्राइटस? डेट्राइटस इज अ डेड मैटर, डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर, राइट? तो हमने कहा क्या ये डेट्राइटस बन चुके हैं? अब आपको डेट्राइटस में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है गाइस? व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड इन द डेट्राइटस? डेट्राइटस में कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट स्टोर है, कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट रिजर्व्ड है, राइट? दैट्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, राइट? ऑर्गेनिक है ना, उसके अंदर ऑर्गेनिक को तो भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। उसके अंदर तो प्रोटीन है ना, अगर कोई बॉडी डेड होती है तो उसका भी तो डिकम्पोजिशन शुरू होगा, सड़ना शुरू होगा, तो उसके अंदर तो अभी प्रोटीन, कार्ब्स, लिपिड सब ऐसे ही प्रेजेंट है। अब उनका ब्रेक डाउन आप करोगे तो उस ब्रेक डाउन के प्रोसेस को क्या कहोगे? डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन करने के बाद रिलीज किसको कर दोगे? न्यूट्रिएंट्स। यही न्यूट्रिएंट क्या स्टैंडिंग स्टेट? Can I say these nutrients as standing state guys? Agreed? यही nutrients total inorganic nutrient बना उस स्पेस का, राइट? तो फाइनल देखो वही चीज है, राइट? तो हमने कहा इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया डिकम्पोजिशन। और यही न्यूट्रिएंट्स क्या फिर से प्रोड्यूसर लेके फिर साइकिल चल जाएगी? क्या मैं ये कह सकती हूँ जो न्यूट्रिएंट डेथ के बाद एलोकेट हो रहे थे सॉइल में, वही न्यूट्रिएंट यूटिलाइज होके फिर से सिस्टम में वापस जाते चले गए? दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। एवरीवन क्लियर, राइट? तो इस पूरे प्रोसेस को हमने डिफाइन क्या किया है एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कि हाउ द न्यूट्रिएंट्स आर गेटिंग साइक्ल्ड अप, राइट, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, देन आफ्टर देयर डेथ हाउ इट इज मूविंग फ्रॉम द सॉइल टू द प्रोड्यूसर, राइट? ये पूरा हमारे पास न्यूट्रिएंट साइकिल। गॉट दिस थिंग नाउ? एवरीवन क्लियर? इकोसिस्टम का थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हुआ कि आप क्या क्या करने वाले हैं इसके अंदर। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे को ये पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करना है, एक एक करके ध्यान से बताना। अगर ये मुझे पूरा प्रोसेस डेवलप करना है तो इस पूरे प्रोसेस को डेवलप करने के लिए डू आई नीड द ट्रॉफिक लेवल टू बी डेवलप्ड? क्या इस पूरे सिस्टम का स्ट्रक्चर ट्रॉफिक लेवल बनाएगा? यस और नो?
राइट क्या मैं कह सकती हूँ एक इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल्स प्रेजेंट होंगे विच आर फॉर्मिंग इट्स स्ट्रक्चर. गुड. नेक्स्ट वन, कैन आई से एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर उसका स्टैंडिंग स्टेट भी बनाता है कि जितना ज्यादा उसका स्टैंडिंग स्टेट होगा उतना वो इकोसिस्टम एफिशिएंट होगा टू गिव अप दी न्यूट्रिएंट्स. फाइन. गुड. राइट. क्या उस एनवायरनमेंट में आप ट्रॉफिक लेवल को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? आर ट्रॉफिक लेवल गेटिंग वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड? आपने ट्रॉफिक लेवल का एक प्रॉपर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि हम इसी तरीके से अरेंज करेंगे, राइट? तो अब अगर मैं देखूं, मैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स अगर बात करूं, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में मेरे पास क्या क्या आ गए कि कितनी डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है. व्हाट्स द स्पीशीज कॉम्पोजिशन? स्पीशीज कॉम्पोजिशन क्या है, राइट? कि कौन कौन सी स्पीशीज फाउंड होंगी इसमें. उसी के बाद हमने कहा स्पीशीज कॉम्पोजिशन के बाद वी विल से अनदर थिंग इज देयर कि क्या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीशीज का उनके डिपेंडेंस के बेसिस पे. आप ये नहीं कर सकते प्राइमरी कंज्यूमर को नीचे कर देते हैं, प्रोड्यूसर को ऊपर कर सकते हैं. आप हमेशा कैसे चलोगे? प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, फिर टॉप कंज्यूमर. तो यू ऑलवेज मूव इन दिस ऑर्डर. आप हमेशा इस ऑर्डर में रन करोगे. अगर आप हमेशा इस ऑर्डर में रन करोगे तो ऑन दैट बेसिस यू विल से कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीशीज का डिपेंडेंस के बेसिस पे आपने कर दिया. अब कितना इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट उस एरिया में प्रेजेंट होगा वो भी उसका स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट. और कितना ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एक ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है, that is called standing crop. So total organic nutrient present at right total at a trophic level is called as standing crop. उसे हम नाम देते हैं standing crop. और जितने inorganic nutrients एक एरिया में present हैं that is called as the standing state. उसे हम नाम क्या देते हैं? standing state. right. फिर उसी के बाद हमने कहा कि proper vertical arrangement आपने trophic levels का कर दिया, उसे आपने क्या दिया? complete stratification. तो ये मेरे पास क्या हो गया? दिस इज व्हाट आर द कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए? एवरीवन गॉट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स? किसी को कोई डाउट बच्चे? सबका कंप्लीट है. अब मैंने कहा इकोसिस्टम को स्टेबल रखने के लिए आपको क्या क्या फंक्शंस कराने चाहिए. डू यू हैव टू फॉलो प्रोडक्टिविटी? क्या आपको प्रोडक्टिविटी करानी पड़ेगी? इसका मतलब आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा कि कितना इनऑर्गेनिक है उससे कितना ऑर्गेनिक बन रहा है एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कॉल्ड प्रोड्यूसर. फिर आपने कहा उसको आपको डिकम्पोजिशन भी कराना जरूरी है, क्योंकि डिकम्पोजिशन कराओगे तभी तो स्टैंडिंग स्टेट बनेगा ना. फिर आपने कहा कि नहीं मैम, डिकम्पोजिशन के साथ साथ अगर हमने प्रोड्यूसर पे बनाया तो हमें एनर्जी फ्लो कराना भी जरूरी है, because we have to make that energy flow from the one trophic level to the another trophic level. फिर हमने कहा yes we also have to go for the nutrient cycling. हमें nutrients को भी cycle up करना बहुत ही जरूरी है, right? Means we have to go for the biogeochemical cycling as well, right? ये हमारे पास बन गए functional component. In this chapter we are going to talk about in detail about all the functional components. आज start करेंगे complete करेंगे productivity decomposition. अगली क्लास में energy flow, nutrient cycle and then end up with your chapter. फाइन. यहाँ तक का टास्क सबसे पहले क्लियर. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट, कोई डाउट इसके अंदर? आगे बढ़ जाऊं? नो मैम, वेट लिखना बाकी. ओके लिखो फटाफट से, नोट करो. Scroll down. Fine बच्चा. With the functions of a
Number first. Now productivity is what? Of organic matter per unit area per unit time. कितना biomass, that is कितना organic matter produce होगा when we talk about the per unit area. जब हम area wise distribution देखेंगे और time wise distribution देखेंगे तो हम कितना particular यहाँ देखेंगे organic matter produce होता है. That rate is being visualized as the, right, जिसे हम define करेंगे as productivity. अब हमने कहा बच्चे अगर हम प्रोडक्टिविटी को स्टेट करते हैं, इफ यू विल से अबाउट, तो प्रोडक्टिविटी को हम दो कंपोनेंट्स में स्टेट करते हैं. वन इज कॉल्ड एज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड अनदर इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. तो लेट मी टेल यू विद द फर्स्ट एग्जांपल, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर स्टेट करूंगी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इनका डेफिनेशन पार्ट एंड ऑल दैट स्टफ, राइट. तो द वेरी फर्स्ट थिंग, इसी के अंदर इसका प्रोडक्टिविटी एट प्रोड्यूसर लेवल is called प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब क्या होता है ये हमारे पास कि प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर लेवल पे क्या होता है, राइट. तो व्हेन वी से अबाउट इट, हमने कहा यहाँ पर लेट्स सपोज वी हैव टेकन द प्लांट राइट. सो प्लांट्स ने हमने किसको यूज किया, स्टैंडिंग स्टेट को यूज किया, सनलाइट को यूज किया, और उसके बेसिस पे एक्स अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस कर दिया. अब ये जो एक्स अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है बेटा, इसमें से y amount of glucose राइट, जो y amount है हमारे पास ग्लूकोज का, so can I say y defines the respiratory losses? Am I right guys? क्या y हमारे पर respiratory losses दिखा रहा है? While z is the Now tell me which amount of the glucose is occupied or get by the secondary consumer? Z. Z, बिल्कुल राइट. तो अब हमने कहा यहाँ पर वेरी गुड, तो we define that this is the amount available to प्राइमरी कंज्यूमर, राइट. प्राइमरी कंज्यूमर को
be available. So we say एक सेकेंड मुझे पेन, एक मिनट रुको, मैं जरा निप चेंज करूं इसकी. So we say total amount of glucose produced by plant. Tell me guys. Fine, इतना प्रोड्यूस हुआ. इस प्रोडक्शन को हमने नाम दे दिया ग्रॉस राइट. दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं क्या होगा अमाउंट, y और z? Total amount of glucose available to Z. Z, that is to the primary consumer. That is Z amount. Can I write that Z equals to X minus Y? Correct? Right, and the Z is called as the net primary productivity, which is equals to GPP minus respiratory losses. ये पॉइंट क्लियर हुआ? राइट. तो अब हमने देखो बेटा क्या कहा इसके अंदर आना. वी से बच्चे हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो भी प्लांट ने बनाया वो हमारे पास एक्स अमाउंट है. राइट. उसमें से प्लांट कुछ अमाउंट तो अपने लिए भी यूज करेगा ना, दैट इज द अमाउंट व्हिच इज टू बी यूटिलाइज्ड बाय इट आल्सो. लेकिन अपने लिए यूज करते करते उससे कुछ अमाउंट जो है आपका यहाँ पर हैज बीन सिक्योर्ड. ठीक है. अब जब उसे सिक्योर कर लिया तो एक्चुअली प्राइमरी कंज्यूमर को वो एक्स अमाउंट मिला या वो अमाउंट मिला जो सिक्योर्ड था, द अमाउंट व्हिच इज बीइंग सिक्योर्ड. बेस्ड ऑन दैट ओनली, राइट, अगर उसको वो z अमाउंट मिला तो z हमारे पास किसके इक्वल हो गया, दैट्स अ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. एंड बेस्ड ऑन दैट हमने कहा यहाँ पर ये हमारे पास फॉलो करेगा. अभी समझ आया बच्चे? ठीक है. राइट. अब इसी के बेसिस पे अब बहुत ध्यान से मुझे आंसर करना है इसके अंदर. ये हमारे पास है ट्रॉफिक लेवल. दिस इज द प्रोड्यूसर अब अगर मैं इसमें यहाँ पर ये ड्रॉ करती हूँ, कैन आई राइट प्रोड्यूसर ने
Fine. On that it produces transfer to this as NPP. अभी क्लियर? अब यहां से जितना जाएगा कंप्लीटेड यहाँ तक? एवरीवन क्लियर? राइट, अब मुझे फटाफट से एक ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा है? जीपीपी, एनपीपी, Y1, Y2, Y3. Who is the maximum in number? Maximum in amount. Very good, GPP, very good. Right, तो हमारे GPP, then NPP, then Y1, then Y2, then Y3 corresponds to that respiratory losses increases with increase in complexity of organisms. Am I right, guys? And the total productivity in this community fine. Community total productivity पूरी community की क्या कहलाई जाएगी? Community productivity. राइट, अब कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी किसके इक्वल हो गया? कंप्लीटेड यहां तक? डन है? किसी को कोई डाउट प्रोडक्टिविटी में, जीबीपी एनपीपी में? आगे बढ़ जाऊं? सनेट्स प्रोडक्टिविटी बच्चे बायोमास फ्रॉम अच्छा ये बताओ मुझे, जो मैंने ट्रॉफिक लेवल बनाए ये फूड चेन के हिसाब से बनाए, राइट? दिस इज ऑल इन द टर्म ऑफ एनर्जी और बायोमास, दोनों टर्म में ले सकते हो, राइट? अच्छा, ये जितने ही मैंने बनाया फूड चेन के हिसाब से बनाया, फूड वेब के हिसाब से बनाया? इज इट स्टार्टेड इन अकॉर्डेंस टू द फूड चेन और द फूड वेब? फूड चेन, राइट? एंड इकोसिस्टम में क्या होता है, फूड चेन या फूड वेब? चेन, वेब। इकोसिस्टम में वेब। अगर इकोसिस्टम में फूड वेब प्रेजेंट है तो क्या हम ये कह सकते हैं बाय दिस सिस्टम वी कैन अंडरस्टूड दिस कि अगर हमें फूड वेब मिलेगा एक इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट, राइट? सो वी हैव अ कंडीशन कि हमारे पास एक्चुअली में जो टॉप कंज्यूमर है उसे एक फूड चेन कैन आई से, मुझे अगर किसी सिस्टम को एफिशिएंट बताना है कि कितना मुझे आउटपुट मिला डिवाइड बाय मेरे पास कितना इनपुट था, मुझे पता चल जाएगा उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है ना? राइट, तो अगर मैं ग्रॉस प्रोडक्शन एफिशिएंसी पूछती हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि कितना मेरे पास ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आया डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इनटू। इस टाइप का एक एग्जांपल वो जो पढ़ा था 10th में, 10% एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, वो आगे आएगा 10% वाला लॉ भी, राइट? हमने कहा कितनी आपने इंसिडेंट सोलर दिया उसके बेसिस पे कितनी ग्रॉस प्राइमरी बनी, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज डिफाइंड एज अ ग्रॉस प्रोडक्शन एफिशिएंसी। लेकिन अगर मैं अब यहीं पर कहूं, अब मुझे इसका फॉर्मूला बताना फटाफट से, नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी किसके इक्वल होगा? सोचो जल्दी।
नेट प्रोडक्टिविटी नेट प्रोडक्टिविटी आउटपुट हो गया एनपीपी, बिल्कुल सही जा रहे हो, वेरी गुड कुशाग। कितना एनपीपी है डिवाइड बाय कितना जीपीपी है इनटू 100, ठीक है राइट। क्या हमारे पास एक एक्स अमाउंट जीपीपी था, उसमें से कितना एनपीपी बना उसे मैंने डिफाइन कर दिया राइट। अब मैंने यहाँ पर कहा इकोलॉजिकल एफिशिएंसी और आई कैन रिलेट इट एज इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को मैं दूसरा नाम भी क्या दे सकती हूँ, आई कैन जस्ट सेट इट टू बी द ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी। अब इसमें बताओ ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी का क्या मीनिंग होगा? हम हर ट्रॉफिक लेवल पे अपनी अलग हाँ, एफिशिएंसी। अब हम ये कहेंगे कितना अमाउंट ऑफ बायोमास एक लोअर ट्रॉफिक लेवल पे डिवाइडेड, जितना बायोमास अपर ट्रॉफिक लेवल पे डिवाइडेड बाय कितना बायोमास लोअर पे था, क्योंकि लोअर से रेस्पिरेटरी लॉसेस होने के बाद ही अपर पे जाएगा ना। समझ आया पॉइंट राइट। तो अब अगर मैंने ट्रॉफिक लेवल एफिशिएंसी देखा तो आई कैन से दैट टोटल बायोमास right or energy at above trophic level divided by total biomass or energy at lower trophic level into 100. Am I right? Should I get the trophic level efficiency out of this? तो productivity पूरा समझ आ गया अच्छे से, किसे हम कहते हैं, how we will relate it, how we will define it, right? Now, अब इसी के साथ साथ अगर हमने कहा, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरे पास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, right, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी depends on the rate of photosynthesis by the plant? Is primary productivity directly proportional to rate of photosynthesis by the plant? कि प्लांट ने कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किया है राइट बिल्कुल। तो हमने कहा यहाँ पर राइट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी is directly proportional to rate of photosynthesis by plants. Means इसी को अगर मैं यूज करूं, so the factors which can increase the rate of photosynthesis can actually increase the rate of the primary productivity. तो हमने कहा factors affecting rate of photosynthesis can directly influence rate of primary productivity, right? Like if I will say CO2 concentration, light intensity, CO2 की क्या concentration है, light की कितनी intensity है, water availability, temperature, chlorophyll content, ये सब कुछ डिपेंड कर जाएगा जो एक्चुअली प्रोडक्टिविटी को हमारे पास डिफाइन करते हैं। राइट, एवरीवन क्लियर विद दिस? राइट, यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर हो चुका है अच्छे से? राइट, सो एवरीवन बहुत सिंपल टॉपिक है, मैंने कहा जीपीपी एनपीपी कंप्लीटेड। राइट, अच्छा अब अगर मैं एक स्टेटमेंट, मुझे आंसर देना। राइट, what will be defined as the measure of biomass achieved by primary consumer? What is the term referred to the amount of biomass achieved by primary consumer? हाँ जी, सिंपल है। क्या होगा हमारे पास? एनपीपी ना, कितना बायोमास है जो अचीव करेगा प्राइमरी कंज्यूमर, दैट्स एनपीपी। एनपीपी अचीव उतना ही करेगा ना जितना उसके पास जाएगा। अब समझ आया पॉइंट?
राइट। तो हमने कहा यहाँ पर ग्रॉस प्राइमरी productivity defines efficiency of plant to carry out photosynthesis, while net primary productivity, तो net primary productivity है measures the amount of biomass available to primary consumer, right? तो gross primary productivity प्लांट की एफिशिएंसी फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी measures the amount of biomass available to the primary consumer, right? And secondary productivity क्या हो जाएगा? Can I say it measures amount of biomass at consumer level? Am I right, guys? Consumer level पे जो amount of biomass है उसको measure करना है secondary productivity. Community level पे जो biomass है उसको measure करना as community productivity. समझ आ गया? अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं who covers the larger area, oceans or the terrestrial ecosystem? Who covers the expanded area? Oceans, very good, right? तो हमने कहा despite oceans cover large fraction of area, but it still show less productivity as compared to terrestrial ecosystem. Terrestrial ecosystem के comparatively, right? हमारे पास right oceans जो है एरिया के लार्ज फ्रैक्शन को तो कवर करते ही करते हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी कम है। जबकि होना क्या चाहिए भाई, जो लार्ज फ्रैक्शन कवर कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन यही होना चाहिए कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, लेकिन हमने कहा कि लार्ज फ्रैक्शन को कवर करे तो इनकी प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो कम है, राइट? तो अब क्यों कम है, किस वजह से? तो हमने कहा एक्चुअल में क्या आपको ये रीजन याद है बेटा, जब हमने कहा था, राइट, व्हेन वी विल से अबाउट इट दैट ओशंस के अंदर, राइट, हमने एक पॉइंट कहा था कि लाइट इंसिडेंस कांस्टेंट होता है या फिर लाइट इंसिडेंस एक्चुअल में हमारे पास किस तरीके से रहता है, लाइट इंसिडेंस किस तरीके से रहता है हमारे पास? मैम डेप्थ पे जाते जाते लाइट इंसिडेंस डिक्रीज होते रहते हैं, राइट, लाइट इंसिडेंस डिक्रीज होते रहते हैं, राइट? तो अब हमने कहा यहाँ पर, राइट, कि वी विल से ओवर हियर लाइट इंसिडेंस अगर हमारे पास गोइंग टू द डेप्थ अगर डिक्रीज हो रहे हैं, बार बार नीचे जाते हुए डिक्रीज हो रहे हैं, तो देयर इज नो कांस्टेंट लाइट, राइट? लाइट इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, राइट? तो हमने कहा नॉन यूनिफॉर्म लाइट इंसिडेंस over aquatic area as it decreases with increase in depth. डेप्थ बढ़ाने से ये हमारे पास डिक्रीज होते चले जाते हैं,
राइट, और अगर ये डिक्रीज होते चल जाते हैं तो क्या आप इससे कभी भी कांस्टेंट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मॉनिटर कर सकते हो? वी कुडंट बी एबल टू, राइट। तो हम कहेंगे यहाँ पर, राइट, हमारे पास बिकॉज ऑफ दिस नॉन यूनिफॉर्म रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट, तो फोटोसिंथेसिस का नॉन यूनिफॉर्म रेट हमारे पास आएगा, right? So we have a non-uniform rate of the photosynthesis which is going to be here. Right? Point समझ आया सबको अच्छे से? Completed ये task, ठीक है? अच्छा, अब second point. हाँ जी बेटा. मैम आप ट्रैवल कर रहे हो क्या? नहीं. मैम वो आवाज आ रही है, मतलब जो ट्रैवल करते समय स्पीड में, मतलब कार वगैरह दौड़ाते तो. नहीं. वैसी आवाज आ रही है, विंड की बहुत तेज. विंड की नहीं, फैन की आवाज आ रही है. क्योंकि अब एसी बंद हो गया है ना, इस वजह से. रुको मैं फैन बंद करती हूँ, एसी चलाती हूँ. वेट, जस्ट गिव मी अ सेकंड. एक सेकंड. It's fine now. Okay guys, so we say over here, right, हमने कहा यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म लाइट इंसिडेंस ओवर एन एक्वाटिक एरिया, और उसी के साथ साथ हमने सेकेंड पॉइंट क्या कहा, दैट नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग फैक्टर. नाइट्रोजन हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है इन ओशंस. कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाई नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग फैक्टर? क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम वगैरह के थ्रू ओशंस में होता है? इज इट गोइंग टू बी देयर इन द ओशंस? नेवर. वहां तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आप ऐसे करा ही नहीं सकते. अगर वैसे होगा नहीं तो नाइट्रोजन का कंटेंट लिमिटिंग फैक्टर रहेगा, राइट. एंड लेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन define slow rate of metabolism, specifically anabolism, जिसकी वजह से हम कहेंगे low rate of photosynthesis. Everyone got this point now? Yes. Clear? Excuse me. मैम वहाँ पर अवेलेबिलिटी तो बहुत है, मगर ओशंस में अमोनिया बहुत है बेटा. लेकिन प्लांट, अगर आपको याद हो तो प्लांट्स बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं द हाईएस्ट वैल्यू इन नाइट्रेट आयंस. हाँ, है ना? तो वो अवेलेबिलिटी कौन कराते हैं? बैक्टीरिया. एंड बैक्टीरिया हैज टू बी देयर अबंडेंटली. लेकिन वो तो सिर्फ बेंथिक रीजन में, तो सिर्फ बेंथिक में अवेलेबल करा सकते हैं. दैट्स व्हाई दैट बिकम वन मेजर प्रॉब्लम. फाइन. ओके डियर. अब हमने कहा यहाँ पर इसी के बाद, राइट, वी डिफाइन अब प्रोडक्टिविटी. अगर मैं अब यहाँ पर एक लास्ट स्टेटमेंट, चलो मैं डिकम्पोजिशन के साथ लिखती हूँ. प्रोडक्टिविटी क्लियर सबको अच्छे से कि हमने कैसे कहा जीबीपी क्या होता है, एनपीपी क्या होता है, एंड हाउ कम द टोटल फिक्सेशन रेट इज गोइंग टू बी देयर. अब इसी के बेसिस पे हमने स्टेट किया विद द सेकंड फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन. तो एवरीवन डन प्रोडक्टिविटी? आगे बढ़ जाओ डिकम्पोजिशन पे. लेट्स टॉक अबाउट द second function, that is decomposition. अब decomposition अगर हम define करते हैं तो हम कहते हैं decomposition basically means breakdown, right? Decomposition simple meaning breakdown of complex, right? आप complex चीजों का breakdown कर रहे हो तो हमने कहा ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, राइट. तो हमने ब्रेकडाउन कर दिया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक यूनिट्स एज डेट्राइटस इनटू inorganic units, that is minerals and ह्यूमस. इसमें ब्रेक डाउन करना
is called as the process called decomposition. इस process को हम decomposition का नाम देते हैं कि आप ब्रेक डाउन करोगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक यूनिट्स में, राइट? तो अगर मैं decomposition कर रही हूँ तो आई एम गोइंग फॉर द प्रोसेस एज reduction of complex biological waste in minerals and enriching soil को enrich किया आपने with nutrients के साथ आपने soil को enrich कर दिया। अगर अब मैं इसी के बेसिस पे एक स्टेटमेंट लिखूं that productivity defines standing crop in an ecosystem, and decomposition states standing state of a system. Tell me guys, is this a statement correct? And if correct, then tell me the meaning as well. Right, I want an answer regarding to this. Right, explain me that also. Fine, more productivity, more organic matter, ठीक है, right? Standing crop किसको define कर? अच्छा, productivity क्या आप एक trophic level पे measure कर रहे थे ना? Primary productivity at producer, secondary productivity at consumer, यही कह रहे थे ना? तो वो एक trophic level पे standing crop को enrich कर रहा है ना? Trophic level पे organic matter को enrich कर रहे थे, वो किसको enrich कर रहा है? Standing crop को। लेकिन वही decomposition enrich किसको कर रहा है? As a standing state. तो decomposition is enriching the standing state. Standing state का मतलब it is enriching क्या इतना inorganic nutrient होना चाहिए, क्योंकि वो soil के अंदर nutrient capacity, nutrient quality को बढ़ा रहा है, right? तो उसके basis पे आप उसे क्या define करते हो as decomposition. तो you have the two things. One is called productivity and another is defined as the decomposition. राइट, अब समझ आए यहाँ तक का पॉइंट, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इकोसिस्टम के अंदर, राइट, इन एन इकोसिस्टम, एग्जैक्टली कुशाग्र, वेरी गुड, राइट, इन एन इकोसिस्टम डिकम्पोजिशन इज हायर बट प्रोडक्टिविटी इज लोअर, राइट, which is more, which structural component is abundant in ecosystem, which structural component is abundant in ecosystem is decomposition is higher but productivity is lower. Fine, decomposition is higher, right, and productivity is low, means standing state ज्यादा है उसका इनऑर्गेनिक, राइट मयंक? अगर उसका स्टैंडिंग स्टेट ज्यादा है तो अब मुझे ये बताओ, क्या आप उस जगह पे ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को इनहैबिट कर सकते हो? कैन यू इंक्रीज द इनहैबिटेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर देयर? क्या वो सक्सेसफुल प्लेस है जहां पर ऑर्गेनिजम्स ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं? ठीक है, राइट, समझ आया ना पॉइंट, राइट? तो मींस एक इकोसिस्टम में स्टैंडिंग स्टेट का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए ताकि ज्यादा एकोमोडेशन हो सके, प्रॉपर सर्वाइवल हो सके, और यही चीज सक्सेशन में भी पढ़ाऊंगी मैं आपको, इसीलिए पॉइंट ध्यान रखना है इसके अंदर, राइट? नाउ मूविंग टू द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन। क्या अब हमारे पास डिकम्पोजिशन का क्या ओवरऑल प्रोसेस है, कैसे ये पूरा मेथड कंप्लीट करेंगे, हम प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। So starting with process of decomposition. Now process of decomposition, हमने कहा सबसे पहले we are having what? We are having the detritus,
हमारे पास प्रेजेंट है सॉइल के अंदर डेट्राइटस. नाउ व्हाट इज दिस डेट्राइटस एक्चुअली? डेट्राइटस इज बीइंग द वन जो हमारे पास कंप्लीट आपका एक पूरा डेड रिमेन्स है प्लांट्स एंड एनिमल के. डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल. अब ये जो डेड ऑर्गेनिक रिमेन है प्लांट और एनिमल्स के, इनको क्या करना है? आई हैव टू जस्ट मेक इट ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स. मैं अभी इसको इनऑर्गेनिक में पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर रही. आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स. मींस मेरा पहला प्रोसेस, पहला स्टेप जो इसके अंदर जाएगा इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन का मतलब breakdown of large particles into small particles. large को small particles में break करना. और वो breaking का काम कौन करते हैं हमारे पास? that is done by detritivores और detrivores. दोनों वर्ड आपको बुक्स में लिखे हुए मिलेंगे, which is called as the earthworm. and I hope everyone remember earthworm is called farmer's friend. अर्थवर्म फार्मर्स फ्रेंड कहे जाते हैं, राइट. वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं ना सबसे पहले, राइट. तो हमने कहा यहाँ पर हम किस तरीके से इसको वर्क कराएंगे वो बहुत ध्यान से देखना. अर्थवर्म क्या करेंगे? दे विल कॉज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन ऑफ डेट्राइटस. डेट्राइटस का क्या करेंगे? सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करेंगे. सेल के अंदर जब इंट्रासेलुलर डाइजेशन हुआ तो उसी में उसका प्रोटीन का भी डाइजेशन किया, विच इज कॉल्ड पल्वराइजेशन. चॉपिंग ऑफ होनी शुरू हो गई, राइट. स्टार्ट कर दिया थोड़ा थोड़ा इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना. और फिर रिलीज द स्मॉलर फ्रैगमेंट्स. स्मॉलर फ्रैगमेंट्स को रिलीज कर दिया एज फीसेस. फीसेस की तरह स्मॉलर फ्रैगमेंट्स को रिलीज कर दिया. ठीक है. अब मेरे पास यहाँ पर रिलीज हो गई दो चीजें इस फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस के बाद. एंड द टू थिंग्स व्हिच आर बीइंग अवेलेबल नाउ, वन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. बहुत थोड़े से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आ गए, प्लस फ्रैगमेंटेड पीसेस. छोटे छोटे से पीसेस आ गए, फ्रैगमेंटेड पीसेस. अब हमने कहा ये इतना प्रोसेस, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, पल्वराइजेशन, उसको फीसेस में रिलीज करना, व्हाट्स द इंपॉर्टेंस? आप क्यों कर रहे हो ये? व्हाई यू हैव डन दैट? आपने फ्रैगमेंटेशन क्यों किया? बिकॉज हम इतना जानते हैं बेटा, स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल, मोर विल बी इट्स सरफेस एरिया to be acted upon by extracellular enzymes during catabolism. अभी आगे मैं एक स्टेप कराने वाली हूँ कैटाबॉलिज्म, जहाँ काम करेंगे डिकम्पोजर्स. एंड द डिकम्पोजर्स आर द वन बेटा, वो क्या करते हैं? दे नेवर ब्रेक द लार्ज पार्टिकल. वो हमेशा छोटे पार्टिकल को ब्रेक कर सकते हैं. तो छोटे पार्टिकल का सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है. अब छोटे पार्टिकल का क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया, वो उतना एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम उसके ऊपर जाके उसको छोटे छोटे पीसेस में डिग्रेड कर सकते हैं. तो एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम विल वर्क अपॉन इट और उसके बाद छोटे छोटे उसको आराम से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से ब्रेक कर देंगे, उसका कैटाबॉलिज्म कर देंगे. तो वही काम हमें करना है. वी से ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, इसका तो आपने सेकंड प्रोसेस करा दिया, दैट इज लीचिंग. लीचिंग का क्या मतलब हो गया? मूवमेंट डाउन टू दी लोअर स्ट्राटा. लोअर स्ट्राटा पे इनको आपने मूव करा दिया, राइट. दैट इज कॉल्ड लीचिंग. आपने प्रोसेस करा दिया लीचिंग का, राइट. लेकिन जो आपके फ्रैगमेंटेड पीसेस थे, इसका तभी डाइजेशन कराना है ना, तो साथ साथ एक प्रोसेस और चला. तभी एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई है दैट कैटाबॉलिज्म एंड लीचिंग गो साइमल्टेनियस विद वन अनदर. दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म. अब ये कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस क्या है हमारे पास, अब हमें वो पढ़ना है, राइट. तो हमने कहा कैटाबॉलिज्म इज बीइंग द वन which will say that it is the
extracellular digestion of fragmented pieces का किया गया extracellular digestion through, किसके through हमने किया extracellular digestion fragmented pieces का through decomposers, that is bacteria and fungi. Bacteria और fungi से extracellular digestion कराया. अब वो extracellular digestion करा के आपने दो चीजों को रिलीज कर दिया. One, you have released humus, and another you have released minerals. So formation of humus is called as humification, and inorganic की formation को हम क्या कहते हैं? Mineralization. Right. अब मुझे फटाफट से detritivore और decomposer में difference बता दो सर. What's the difference in between decomposer and detritivore? Tell me guys. Detritivore and decomposer में क्या difference? हाँ जी. मैम detritivores स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर रहे हैं, बट जो दूसरे हैं वो टोटली इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, फाइन, राइट अंकुर, दैट्स आल्सो करेक्ट. बच्चा आपका भी सही था बिल्कुल. अब देखो हमने कहा detritivore is doing the fragmentation, doing the intracellular digestion to break down into the smaller pieces. Decomposers feed on the pieces produced by detritivores. अब समझ आया पॉइंट? जो चीज detritivore ने बनाई है उस पे फीड करने वाले कौन है? Decomposers. So decomposers are feeding on it. Decomposers पे फीड करेंगे. And cause क्या करेंगे? Extracellular digestion in order to go for the production of the humus and mineral. अभी क्लियर पॉइंट सबको? Fine everyone? Right, so this is basically we define as the complete decomposers है. तभी हमने बेटा decomposers को reducer का नाम दिया. That's why we have given the name decomposers as reducers. इसके अलावा मैंने किसी को नाम नहीं दिया. Right, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि यही actually proper reduction हमारे पास कर सकते हैं. Right, completed? Right, तो ये हमने basically कहा. तो अब ये याद रखना, ऐसा नहीं होगा कि फ्रेगमेंटेशन चल रहा है तो वेट कर रहा है. अगर मान लो कोई डेट्राइटिस का ऑलरेडी छोटा पीस है तो वह फ्रेगमेंटेशन की जरूरत नहीं है, वहां डायरेक्ट कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा. तो एवरीथिंग विल वर्क साइमल्टेनियसली. तो ये लाइन एनसीईआरटी की अच्छे से याद रखना. फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन डेट्राइटिस, एंड ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन आर द रिजल्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन इन द सॉइल. याद रहेगा ये पॉइंट सबको? डन, राइट. अब हमने कहा यहाँ पर, राइट, अनदर वन वी विल से ह्यूमस. अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ह्यूमस की प्रॉपर्टीज क्या क्या? What are the properties for the humus? Humus की property क्या है हमारे पास? तो humus is called as a dark, इसे हम dark कहते हैं, dark colored है हमारे पास, amorphous है, crystalline नहीं है, it is going to be amorphous, dark colored, right? Another one, more or less decomposed, इसे हम नाम देते हैं more or less decomposed organic matter, also called as the partly decomposed. कुछ decomposed है, कुछ अभी भी बचा हुआ है, होगा भी decomposed, right? It is going to be rich in, ये किसमें rich होता है? ज्यादातर cellulose, ताकि और आगे के बैक्टीरिया इस पे काम कर सकें, right? Resin, tannin, lignin, क्योंकि ये decompose नहीं हो पाया अभी, इनमें अभी ये rich है, right? It has these things basically. राइट, उसी के साथ साथ बिकॉज अब इन सब में रिच है, रेजिन और टैनिन में रिच है, तो ऑब्वियसली माइक्रोब तो अटैक नहीं कर सकते इसके ऊपर. तो हमने कहा हाईली माइक्रोब वो वाले जो पैथोजेनिक होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन. तो ये बेसिकली नेचुरल वे से छोटे छोटे पीसेस में डिग्रेड होता रहेगा, राइट. इसका डिकम्पोजिशन का रेट बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे जाता है. इसलिए हम कहते हैं, आपने सुना है बेटा, हमेशा कहते हैं ह्यूमस इज द टॉप मोस्ट रिच लेयर, topmost nutrient rich layer of the soil, right? जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और प्लांट धीरे धीरे उन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है. तो प्लांट अपने केमिकल से, माइक्रोराइजल एसोसिएशन से इनको डिसॉल्व करता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, राइट. तो हमने कहा डिकम्पोजिशन रेट इज स्लो, राइट. इनका डिकम्पोजिशन रेट स्लो होता है, राइट. देन दे आर गोइंग टू बी
स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा बहुत एसिडिक पीएच होता है, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली एसिडिक, कोलॉइडल इन नेचर, राइट, एंड बिकॉज दे आर बीइंग द वन जो न्यूट्रिएंट्स में एनरिच्ड है, तो इसीलिए हमने कहा न्यूट्रिएंट रिच इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स अ रिजर्वियर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ये सब प्रॉपर्टीज हमारे पास किसके लिए, ह्यूमस के लिए, याद रखना क्वेश्चन आ चुका है, राइट। तो ह्यूमस इज बीइंग द वन व्हिच इज बीइंग प्रेजेंट, राइट। तो हमने कहा ये हमारे पास पूरा ह्यूमस का प्रॉपर्टी, डार्क कलर होना, अमॉर्फस होना, डिकम्पोजिशन का रेट स्लो होना, तभी पार्टली डिकम्पोज्ड होता है। वो पार्ट ऑलरेडी डिकम्पोज्ड है जो हमारे पास ब्रोकन डाउन हो जाएगा इजीली, लिग्निन वगैरह का पार्ट डिकम्पोज नहीं होगा। माइक्रोबियल एक्शन का मतलब कोई ऐसा माइक्रोब नहीं होगा जो बहुत जल्दी इसको डिकम्पोज कर देगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन का रेट बहुत स्लो रहेगा इसके अंदर, so that slowly nutrients release हो और ज्यादा से ज्यादा प्लांट वहां पर ग्रो कर सके, राइट। वहीं पर अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स एवरीवन नो, राइट, सोडियम, पोटेशियम, राइट, विच आर बीइंग फॉर्मिंग, सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट, जो बेसिकली हमारे पास एज अ वर्क ऑफ द सेप्रोफिटिक माइक्रोब्स की वजह से निकल रहे हैं, राइट, दे आर बीइंग रिलीजिंग आउट बिकॉज ऑफ द सेप्रोफिटिक डाइजेशन, राइट। कंप्लीटेड यहाँ तक का पॉइंट, फाइन एवरीवन? Yes guys, so the whole process of the decomposition everyone done? कोई doubt इसके अंदर? Right? Note हो गया, आगे बढ़ जाऊं? Now moving to the factors affecting rate of decomposition. डिकम्पोजिशन के रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। अच्छा बात बताओ, जो ये ऊपर पहले से लिखा हुआ था वो बेटर है या जो मैं लिख रही हूँ वो बेटर है? किसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है इकोलॉजी के लिए? यस गाइस, अच्छा जो मैं लिख रही हूँ, फाइन फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। अब हमने कहा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन सबसे पहले पे आते हैं। नाउ टेल मी गाइस, क्या डिकम्पोजिशन प्रोसेस विल अकर इन environment which must be, environment कैसा होना चाहिए? warm, humid, with aerobic nature। क्या ये तीन चीजें होनी चाहिए? तभी आप डिकम्पोजिशन करा सकते हो। तो वार्म होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए, एरोबिक होना चाहिए। आप अगर इन चीजों को मैनेज कर लोगे तो दिस इज वेरी वेरी गुड इन नेचर, राइट। तो अब अगर मैंने इस हिसाब से कहा तो मेरे पास सबसे पहला फैक्टर वार्म के बेसिस पे आ गया टेम्परेचर, राइट। तो वी से द फर्स्ट वन दैट इज द टेम्परेचर, राइट। तो अगर मैं कहूं टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस increases the rate of decomposition, डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ गया। जब टेम्परेचर 25 से ऊपर गया डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ गया, राइट। तो अब हमने कहा डिकम्पोजिशन का रेट आप बढ़ाओगे, लेकिन बट एनवायरमेंट मस्ट बी ह्यूमिड विद अबंडेंट ऑक्सीजन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहो भाई टेम्परेचर तो मैं बढ़ा दूंगी लेकिन मैं वार्म उसको ह्यूमिड नहीं कर रही, मैं उसमें ऑक्सीजन नहीं दे रही। नो, इट शुडंट बी देयर। ये मेन है, तीनों चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए साथ में, राइट। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से किसी एक को बढ़ा दिया किसी एक को कम कर दिया, इट शुडंट बी देयर, राइट। लेकिन बट टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड 50 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 50 तक, राइट। अगर हम ऐसा रखते हैं तो Q10 इक्वल्स टू 2। टेल मी गाइस, ये बहुत बार पढ़ा है हमने, Q10 इक्वल्स टू 2। मीनिंग बताओ फटाफट से इसका, और मुझे इसका आंसर चाहिए सबसे। Q10 इक्वल्स टू 2।
हाँ जी, respiratory question, no Kushagra, it's not a respiratory question. Energy doubles on increasing in 10. Energy nahi beta, if you increase the temperature by 10 degrees Celsius, right, rate of decomposition doubles. Fine, fine. After every increase by 10 degree there is increase. Very good Rajul, right? 10 डिग्री बढ़ाओगे टेम्परेचर, 25 से 35 पे जाओगे डबल हो जाएगा, 35 से 45 पे जाओगे डबल हो जाएगा, लेकिन भाई 45 से 55 पे जाओगे डबल नहीं होगा क्योंकि 50 की रेंज है, राइट? तो उस तरीके से हम कहेंगे Q10 इक्वल्स टू 2. आप समझ आ गया सबको क्या मीनिंग होगा? Q10 का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन नहीं है, राइट? नाउ प्रॉपर मॉइस्चर, अच्छा मॉइस्चर क्या करता है? Moisture invite the growth of bacteria and fungi. Remember? हम कहते हैं ना जहां भी मॉइस्चर होगा वहां पर फंगस बड़ी जल्दी लग जाती है, ब्रेड वगैरह पे लग जाती है, स्पॉइलेज हो जाता है, राइट? तो बैक्टीरिया फंजाई की ग्रोथ को इनवाइट करता है। और एरेशन क्या? suitable environment for enzymatic action, क्योंकि एंजाइम्स किस पे काम करने वाले हैं? एरोबिक एनवायरनमेंट। इसलिए ये तीन चीजें तो हमें जरूर चाहिए, राइट? अच्छा अब मुझे बताओ वार्म, एक मैंने आपको एक वार्म नहीं रहा था, ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया दिया और एक मैंने आपको एरिड एरिया दिया, किसमें रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज्यादा? वार्म ह्यूमिड एरिया के अंदर, वार्म ह्यूमिड के एरिया, सॉरी ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया के अंदर या एरिड एरिया के अंदर, कहाँ डिकम्पोजिशन ज्यादा? इफ आई विल कंपेयर a humid tropical area and an arid area, or I can say a desert. किसके अंदर? Humid, okay fine, ठीक है। अच्छा एक एरिया यहाँ पर और लिख देते हैं, चलो आर्टिक। मुझे इसमें ना वो बताओ किसमें रेट ऑफ डिकम्पोजिशन सबसे ज्यादा, किसमें सबसे कम? एक ऑर्डर सेट कर दो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन ही हो गया रादर ये। यस गाइस, टेल मी द ऑर्डर। फाइन, वेरी गुड। नेक्स्ट, कैसे अरेंज करोगे? ठीक है, फाइन रिया। ठीक है, अच्छा अब जो जो ये बता रहे हैं उसमें से मुझे एक ही ने बताया है, कुशाग ने, कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, बाकी मैं अपने आप सेट करूं? सुष्मिता, रिया, रजुल, इंक्रीजिंग बता रहे हो, डिक्रीजिंग बता रहे हो, किस हिसाब से बता रहे हो? नहीं, आप किस परसेप्शन से बता रहे हो वो भी एक्सप्लेन करना था ना बच्चे। देखो डिक्रीजिंग, फाइन, ओके, नाउ करेक्ट। अब हमने कहा यहाँ पर, हम कहते हैं सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन किसके पास? ट्रॉपिकल एरिया के पास, फिर एरिड के पास, फिर आर्टिक के पास। आर्टिक हैज द लीस्ट, इसके पास लीस्ट है टुंड्रा एरिया, क्योंकि यहाँ इसका रीजन क्या है? अच्छा लीस्ट का रीजन बताओ मुझे। कैन आई से लो टेम्परेचर, क्योंकि इसका टेम्परेचर तो लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस है, रादर लेस देन 4 ही है, ठीक है, लेकिन अब फिर भी बुक्स में लेस देन 10 लिख लेते हैं, राइट? एरिड एरिया का रीजन क्या हो गया मेरे पास? वेरी हाई टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ सारी सिचुएशन बेस्ट है, फाइन, ऑन दैट बेसिस वी कैटेगराइज इट। समझ आ गया पॉइंट? अच्छा एक्वाटिक इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कहाँ मिलेगा? इन एक्वाटिक इकोसिस्टम वेयर यू फाउंड द बेस्ट zone for rate of decomposition, maximum rate of decomposition? Bottom, benthic, very good, absolutely correct everyone. Benthic zone in aquatic ecosystem, ये तो टेरेस्ट्रियल की हमने ऊपर बात कर ली,
aquatic ecosystem is the zone of highest decomposition. Clear everyone? Right, तो ये अब हमारे पास हो गया फर्स्ट, ये भी मैंने पहला फैक्टर पढ़ाया. Right, now the second factor is chemical nature of detritus. ये बहुत सिंपल है. Chemical nature of detritus. अब केमिकल नेचर की मैं बात करूं तो मैंने कहा भाई दो चीजें हैं यहाँ पर. One is detritus A and another is detritus B. अब ये जो मेरे पास detritus B है, it is rich in cellulose, lignin, suberin, क्यूटिन, इनमें enriched है. और ये detritus rich है in proteins, water soluble carbohydrates, and lipids, which will follow faster rate of decomposition. Faster which will follow faster rate. A, okay. ओके, नाउ अब अगर मैं देखूं बेटा, मैं सेल्यूलोज को देखूं, लिग्निन को देखूं या सुबरिन, क्यूटिन, इन सब को देखूं, तो आर दे अ वेरी रिजिड पॉलीमेरिक यूनिट, राइट? बहुत ज्यादा मेरे पास एक रिजिड पॉलीमेरिक यूनिट है. अगर ये रिजिड पॉलीमेरिक यूनिट है, राइट, तो उसके बेसिस पे मैं ये कह सकती हूँ कि इट इज बीइंग द वन जहां पर मेरे पास सेल्यूलोज, लिग्निन, टैनिन्स, फिनोलिक्स वगैरह होने की वजह से, राइट, लेट्स सपोज अगर मैं इसे टैनिन्स में भी रिच कर दूं, राइट, तो इट विल फॉलो स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, राइट. अच्छा, यहाँ से मैं लिपिड हटा दूं, फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी. यहाँ मैं कर देती हूँ शुगर्स, क्योंकि लिपिड आ गया तो डेट्राइटस बी में चल जाएंगे. यहाँ पर क्या हो जाएगा? रैपिड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. समझ आया पॉइंट? राइट. लिग्निन वगैरह को तो वैसे ही ब्रेक करना बेटा बहुत मुश्किल काम है ना. उसके बेसिस पे डिकम्पोजिशन का रेट मॉनिटर करना इज अनदर डिफिकल्ट टास्क, दैट्स व्हाई वी टेक इट. राइट मयंक, क्लियर हो गया बच्चे? राइट, तो हमने सिर्फ इतना कहा, इफ detritus is enriched in nitrogen content, then rate of decomposition will be fast or slow? Fast. प्रोटीन में रिच है, फास्ट, राइट. नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा दो, फास्ट हो जाएगा. लेकिन वहीं पर ज्यादा से ज्यादा कार्बन दे दोगे, ज्यादा से ज्यादा और कंपाउंड्स दे दोगे, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा. कंप्लीटेड, राइट. सो दिस इज वेयर वी एंड अप विद द डिकम्पोजिशन एज वेल. प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, ये टास्क आपका यही कंप्लीट होता है. दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं सबको. एवरीवन डन विद द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, फंक्शनल प्रॉपर्टीज, देन आपका केमिकल नेचर, ये सारी प्रॉपर्टीज, इसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज एंड दी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज. फाइन, गुड. नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट. अच्छा 4:30 होगा, 4:30 तो क्लास हो ही जाती है. ओके, तो जल्दी क्लास खत्म हो जाती है, टाइम ही नहीं. कोई बात नहीं बेटा, राइट, विल टेक अप इन द कमिंग क्लास. अगर नेक्स्ट क्लास में मेरा पहले वाला स्केड्यूल नहीं होगा तो I'll update you around 2:30 on Thursday कि we will have the class from 2:45. ठीक है, अगर वो अरेंज हुआ, राइट, तो अदरवाइज 3 बजे, नहीं तो 2:45. ठीक है बच्चा? कंप्लीटेड एवरीवन? राइट, तो यहाँ तक का टास्क सबका क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास फॉर द इकोसिस्टम. राइट, लास्ट क्लास तो नहीं, थोड़ा सा रह जाएगा, राइट, जो आपका मंडे वाले सेशन में होगा. हाँ, बट मेन पार्ट इकोसिस्टम का हम फिनिश कर देंगे.
ठीक है, राइट, रिवाइज टिल हियर एवरीवन, राइट, विल मीट यू अप इन द कमिंग क्लास, एंड कमिंग क्लास में डाउट्स माइक्रोब्स के हो जाएं, ठीक है, माइक्रोब्स का जो रह गया है पार्ट वो भी खत्म हो जाए, हाँ, आई विल सेंड द नोट्स टुडे, राइट, एंड रिवाइज टिल दैट पॉइंट, फाइन एवरीवन, okay guys, so we'll meet you in the coming session, bye bye, take care, enjoy, right, and study very well.